Hello, good morning everyone. I hope you are doing well. So am I. My name is Abhishek and I welcome you again. Now पिछले क्लास में हमने जो पार्ट थर्ड था उसमें हमने कहाँ कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिए थे वो हमने देखा था। अब आज इस सेशन में हम देखेंगे कि प्रियम्बल तो हो गया था पिछले बार, और अभी देखेंगे क्रिएशन ऑफ स्टेट से लेके। तो हमारा जब देश बनने वाला था तो उस टाइम आपको पता था कि बहुत सारे राजे रजवाड़ा थे, ऑलमोस्ट 550 प्लस राजा और स्टेट्स हुआ करते थे, तो सबको एक कर दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब आते हैं बाद में जब बाकी के स्टेट्स बने, तो महाराष्ट्र को लेके चलते हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात ये बने थे आपके 1960 में, ठीक है। और ये कौन कौन से पार्ट्स मर्ज करके बनाए गए थे, तो गुजरात के कुछ, ये तो पहले प्रोविंस हुआ करता था बॉम्बे, तो बॉम्बे को हटाकर महाराष्ट्र मतलब नाम हटाकर और कुछ कुछ एरिया गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था 1960 में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था बॉम्बे। अब है कि 1960 में तो ये बन गया, फिर इसी के पास वाले जो कुछ आइलैंड है हमारे, उसमें दादर एंड नागर हवेली को 10th अमेंडमेंट 1961 में ऐड करके बनाया गया था। दादर एंड नागर हवेली 1961 में 10th अमेंडमेंट करके बनाया गया था। अब आते हैं हमारे गोवा एंड दमन एंड दीव, इसको 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा कि 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1961 में दादर एंड नागर, और 12th, और आपका याद रखिएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शेड्यूल 9 लाया गया था, जो कि था जमींदारी सिस्टम को हटाकर और लैंड रिलेटेड लॉस लाए गए थे। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। अब आते हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो गोवा और दमन एंड दीव को बनाया गया था, लेकिन गोवा जो था वो फुल फ्लेज स्टेट 1987 में बना था। तो ये दोनों, पहले गोवा और दमन एंड दीव ये एक यूनियन टेरिटरी थे, गोवा एंड दमन एंड दीव। अब क्या हुआ है कि ये दोनों को अब मर्ज कर दिया गया, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। तो ये कब बना दिया गया है, तो ये आप कमेंट में करके बताइएगा। और अब पुडुचेरी, जिसमें अभी 4 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, और पुडुचेरी की खास बात है कि ये ऐसे नहीं है, तो कोई कुछ तमिलनाडु में कुछ केरला में है, तो माहे उसकी कैपिटल है माहे पुडुचेरी। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स में है जिसमें इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी को बनाया गया था 14th अमेंडमेंट करके, तो पुडुचेरी लिख लीजिएगा। ये आपका गोवा दमन एंड दीव हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, ठीक है। पुडुचेरी को बनाया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, और हरियाणा और चंडीगढ़ को बनाया गया था आपके 1966 में। हिमाचल प्रदेश को, और ये देखिए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सेम ईयर 1966 में बनाया गया था। और सिक्किम को याद रखिएगा, सिक्किम को बनाया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो सिक्किम को 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बनाया गया था। और ये आप आर्टिकल याद रखिएगा कि सिक्किम जो है 371F में आपका एक स्पेशल प्रोविज़न सिक्किम को मिला है। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सिक्किम को बनाया गया था। और इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 371 और 370 आपको पता है जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न थे, अब उसको हटा दिया गया है। और सिक्किम का आर्टिकल है स्पेशल प्रोविज़न 371F में इस सिक्किम के को रखा गया है। अब चलते हैं हमारा सिटीजनशिप पे। सिटीजन किसको बोलते हैं, पहले एक तो क्वेश्चन ये आता है, तो जिसके पास एक कंट्री में पॉलिटिकल राइट हो उसको सिटीजन बोलते हैं। नॉन, जैसे फॉरेनर है तो वो आकर तो यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते ना, तो वैसे ही सिटीजन को पॉलिटिकल राइट और कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए होते हैं, तो उसी को सिटीजन बोलते हैं। सिटीजनशिप, जो कि आपको नागरिकता, जो कैसे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, तो ये आपको याद रखिएगा कि इसका ट्रिक है ब्रिंड, ये इसका ट्रिक है। तो ट्रिक को पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो ये आपको 5 ऐसे स्टेप्स है जिसके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। पहला हो गया आपका बाय बर्थ, तो ये बर्थ मतलब जन्म से, और आर से हो गया आपका रजिस्ट्रेशन से मिल सकता है। आई से हो गया आपका एन से हो गया आपका नेचुरलाइजेशन, ओके, एन से हो गया नेचुरलाइजेशन, और डी से हो गया बाय डिसेंट, ठीक है। और आई से हो गया आपका
हाँ, आई से है आपका कि कोई भी मान लीजिए कि इंडिया ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया, इंडिया ने सॉरी श्रीलंका क्यों, पाकिस्तान पे ही अपना इंडिया को अपने स्टेट में कब्जा कर लिया, तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, तो कोई भी टेरिटरी को अंदर अपने अंदर ला लिया तो ये आपका हो गया। रजिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन, जैसे कि अभी CAA आया है, NRC आया है, तो उसके थ्रू अगर कोई रजिस्ट्रेशन करके आ रहा हो तो उसके थ्रू आप उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा। बर्थ की मान लीजिए आपके फादर मदर पहले से ही इंडियन है, तो बर्थ के थ्रू आप अगर जन्म लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप बन जाते हो इंडिया के सिटीजन। और N से हो गया आपका बाय नेचुरलाइजेशन, तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिल सकता है, और D से डिसेंट, तो जो कि पहले से ही है। तो ये आपका 5 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। तो BRIND यहाँ पे ये ट्रिक याद रखिएगा। अब जो कि आपको जब सिटीजनशिप मिल गया तो कुछ प्रोविजंस भी होंगे जिसके थ्रू आपको निकाला जा सकता है या सिटीजनशिप आपसे ले लिया जा सकता है। तो वो हो गया आपका कि रीयूनिकेशन, तो बाय रीयूनिकेशन दूसरा हो गया आपका टर्मिनेशन, तो आप खुद अपना छोड़ दे रहे हो, और दूसरा होगा टर्मिनेशन, आपको देश से निकाल दिया गया है तो इसमें आपको सिटीजनशिप में ख़त्म हो जाएगा। और यूनिकेशन और हो गया बाय डेप्रीवेशन, मतलब कि आप कुछ उसके सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस टाइम भी आपके सिटीजनशिप को ले लिया जाएगा। और चौथा हो गया आपका कि मान लीजिए आप ड्यूअल सिटीजनशिप, आप इंडिया में रह के पाकिस्तान का भी सिटीजनशिप ले रहे हो तो इंडिया का सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपके हो गया सिटीजनशिप रिलेटेड। तो बाकी इसमें क्या है कि ये आप प्रीलिम्स में कोई भी प्रीलिम्स में देखो तो ये आता है कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स नहीं है जो कि सिटीजनशिप आपको नहीं, तो याद रखिएगा कि ब्रिंड यही है आपका ट्रिक ब्रिंड। और दूसरा हो गया आपको कैसे हटाया जा सकता है, तो नॉर्मल सी बात है कि जहां आप उसके लॉ के अगेंस्ट जाओगे तो वो आपको सिटीजनशिप आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और कैसे मिलेगा, तो बर्थ, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट, तो यह हो गया आपका कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा। अब चलते हैं कि मान लीजिए सिटीजनशिप मिल गया तो उसके लिए आपके पास कुछ राइट्स भी होंगे कि जो कि फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, जो राइट्स हैं वो स्टेट, जो भी मान लीजिए स्टेट है तो उसको रोकता है। मान लीजिए कि आपके पास जो भी फंडामेंटल राइट्स है तो वो गवर्नमेंट आप उस चीज़ को आप पे मतलब कि कोई भी चीज़ अपने हिसाब से लाकर वो आप पे थोप नहीं सकती, आपको रोक नहीं सकती। तो ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन होते हैं गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती उसके रिगार्डिंग, ना लॉ बना सकती है, मेनली प्रोविजन अमेंड नहीं कर सकती। तो ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन स्टेट्स पे होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि कुछ नियम है तो वो गवर्नमेंट उस चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकती, तो यही होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप सिटीजन्स हो और फॉरेनर हो, तो सिटीजन 12 से लेकर 35 तक आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल लिख लीजिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका सिटीजनशिप मेंशन है। अब चलते हैं हम अपने, ये तो हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि सिटीजनशिप को कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट देती है, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो ये सिटीजनशिप को मिले हैं, बाकी कुछ फॉरेनर्स को मिले हैं। तो ये नेगेटिव एप्लीकेशन है गवर्नमेंट का इस पे। तो आर्टिकल ये देखिए मेन पॉइंट ये है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल, और ये पार्ट 3। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, CDS में ही कितने बार आया हुआ है, UP PCS प्रीलिम्स में आया हुआ है कि कौन से पार्ट में आपको सिटीजनशिप है। तो 12 से लेकर 35 तक पार्ट थर्ड। अब 15 और हाँ एक और चीज़, ये 15, 16, 19, 29, 30 ये आप याद ही रख लीजिएगा, आपके लिए ये भी कितने बार प्रीलिम्स में स्टेट PCS में पूछा गया। तो 15, 16, 19, 29 एंड 30। चलो तो ये आर्टिकल हो गया। अब देख लेते हैं कुछ आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 पे आते हैं। तो मैंने बताया था 12 से लेकर आपको 35 तक है। तो 12 में आपको स्टेट्स दिया गया कि स्टेट है क्या, कि जो मैंने बताया था स्टेट्स के नेगेटिव ऑब्लिगेशन है तो उसके इंडिया के बारे में बताया गया है। और 13 को बताया गया है कि ये कैसे कंट्रोल होगा और कैसे सारा चीज़ कंट्रोल होगा। तो 13 में इसी के बारे में बताया गया है, कैसे कंट्रोल करोगे फंडामेंटल राइट्स। अब मेनली यहाँ से फंडामेंटल राइट्स आपको 14 से स्टार्ट होता है।
तो ये तो दोनों तो स्टेट और स्टेट के कैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताएंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 14 में। इसमें क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो मतलब कि लॉ के सामने सबको इक्वल माना गया है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये सब लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है। और हो गया आपका आर्टिकल 15 में, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन को लेके, कोई किसी को भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा गवर्नमेंट किसी चीज़ के लेकर किसी चीज़ को। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों जैसे कि माइनॉरिटी हो गया, विमेन हो गए, तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 16 पे चलते हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट पब्लिक जो भी पब्लिक के लिए एम्प्लॉयमेंट लाएगा गवर्नमेंट, उसमें आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी ये सब के लिए है। तो इसमें पहले लिख लो कि ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी आएगी उसमें सबको इक्वल इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 में आपका अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछूत को हटाना है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में आपका कि जो भी टाइटल्स पहले जैसे राजा महाराजा होते थे उसको हटा देना है, जैसे कि ठाकुर, ये सब जो भी टाइटल्स होते थे उसको हटा देना है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब चलते हैं आर्टिकल 19 में। तो इसमें है आपको प्रोटेक्शन मिला है सारे चीज़ को, और फ्रीडम मिला है कि आप बोल सकते हो। तो पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये फ्रीडम इसमें मिला है, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ या फिर राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम क्या क्या मिला है, इसमें इसका फर्स्ट क्लॉज में स्पीच, ठीक है, सेकंड में असेंबली, थर्ड में एसोसिएशन, फोर्थ में है मूवमेंट, फिफ्थ में है रेसिडेंस, आप कहीं भी रह सकते हो, सिक्स्थ में है आपका प्रोफेशन, कोई भी जॉब कर सकते हो। तो पहला हो गया स्पीच कि आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो, आर्टिकल 9 का फर्स्ट क्लॉज है इसमें। तो पहले स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपका परमिशन है कि आप ऐसा चीज़ भड़काऊ चीज़ ना बोलें। तो ये हो गया आपको जो भी फ्रेंडली नेबर्स हैं उनके बारे में कुछ ख़राब ना बोले ताकि रिलेशन ख़राब हो। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शन है। आपके जाहिर सी बात है जो भी लॉ के अगेंस्ट होगा, आपको खुद देखिए धर्म क्या है, धर्म के मतलब कि आपको हिसाब से जो भी गलत है तो वही चीज़ को ऑब्लिगेशन में दे दिया गया है। तो अब ऑप्शन में भी आप एलिमिनेट वैसे ही कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। और दूसरा इसका क्लॉज हो गया आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो आप कोई भी असेंबली, पीसफुल असेंबली फॉर्म कर सकते हो बिना कोई भी हथियार के। तीसरा हो गया आपका आर्टिकल 19 क्लॉज थर्ड, आप एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी एसोसिएशन आप लेके बना सकते हो, जैसे कि फूड आप अपना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आप अपने एग्रीकल्चर जो भी खेत खतियान में होते हैं वो लोग को लेकर आप एक किसान मजदूर पार्टी बना सकते हो। सब कोई भी चीज़ को लेकर आप एसोसिएशन जो कि पीसफुल हो और गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अंदर आ सकता हो। और आर्टिकल 4 में आपका मूवमेंट, आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, ये आपका आर्टिकल है आप फोर्थ में कि कहीं भी आप घूम सकते हो क्लॉज में। फिफ्थ में है आपका आर्टिकल इसमें कि आप कहीं भी रह सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। और सिक्स में आप कोई भी जॉब कर सकते हो और कोई भी प्रोफेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो आर्टिकल ये हो गया 19। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में ये 19 था। आर्टिकल 20 में आपका प्रोटेक्शन इन ऑफेंसेस, तो इसमें है प्रोटेक्शन इन ऑफेंसेस। तो ये आप कोई भी क्राइम करते हो तो उसमें भी आपको एक कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि आपका इसमें 3 हो गया। तो 3 आप याद रखिएगा। तो पहला है आपका कि एक सेकेंड, ओके, तो फर्स्ट है आपका ओके रिकॉर्डिंग, नो एक्स फैक्टो, तो मतलब कि इसका फर्स्ट क्लॉज है और सेकंड क्लॉज, इसमें 3 क्लॉज हैं। तो फर्स्ट में आपका नो एक्स फैक्टो लॉ, तो लॉ के हिसाब से ही आपको सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नो एक्स फैक्टो लॉ। और दूसरा है कि डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी मतलब कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने मर्डर किया और 14 साल जेल के बाद आए और फिर उसी मर्डर के चार्ज में आपको दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता। तो पहला आपका नो एक्स फैक्टो लॉ, दूसरा डबल जियोपार्डी, और तीसरा है नो सेल्फ इनकारनेशन, मतलब कि आप खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते। तो ये आपका आर्टिकल 20 में है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 20, नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इनकारनेशन। आर्टिकल 21 में आपका है राइट टू लाइफ।
आर्टिकल 21 में है जीने का अधिकार, इसमें आपको मिला गया है, जिसमें सारा कोई भी अधिकार जो आपको नहीं मेंशन है वो सारा चीज़, जैसे कि राइट टू मैरिज, राइट टू ईट, राइट टू वॉक, ये सब सारा इसमें आपको आर्टिकल 21 में मिल जाता है। और आर्टिकल 21 में एक अमेंडमेंट हुआ था, तो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या आपको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि स्टेट प्रोवाइड करेगा, तो ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 22 में चले तो ये है आपका आर्टिकल 22 में कि प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो प्रोटेक्शन इन अरेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव होता है, ठीक है। प्यूनिटिव में क्या है कि आपको क्राइम करने के बाद आपको पकड़ लिया गया या फिर रख लिया गया, लेकिन प्रिवेंटिव में क्या है कि क्राइम्स अगर मान लीजिए होना हो चाहे ना हो, उस केस में आपको उठाकर डाल देंगे, मतलब कि आप करने वाले हो तो आपको 6 मंथ के लिए डाल देंगे कि हाँ ठीक है तुम एक सस्पेक्टेड हो, तो उसके लिए ये है आपका प्रिवेंटिव, और एक होता है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव, ये होता है करने के बाद और ये होता है करने से पहले प्रिवेंटिव, तो इसके लिए आर्टिकल 22 में मेंशन है। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 23 पे, तो आर्टिकल 23 पे, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है कि ह्यूमन लेबर और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, बाहर भेजा जाता है मजदूर को, लड़की को, जो भी बाहर, तो उसके लिए प्रोविज़न है कि आप नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल 20 ये आपका फंडामेंटल राइट है, इस पर स्टेट सबसे पहले काम करेगी, तो आप इसको लेकर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 23 में है कि प्रोविज़न ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, कोई भी आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, तो फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इससे। अब आर्टिकल 24 पे आते हैं, तो इसमें है कि जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको आप नहीं काम करा सकते फैक्ट्रीज़ में, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 24 है। तो इसमें आप जो भी हार्मफुल कोई भी आप बच्चे से तो आप खैर काम करा ही नहीं सकते, लेकिन इसमें जो फैक्ट्रीज में आप नहीं करा सकते। अब आ जाता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, राइट टू रिलीजन, इसमें आपका है रिलीजन का राइट। तो आर्टिकल 25 में हो गया आपका कोई भी आप रिलीजन फॉलो कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन। आर्टिकल 26 में है कि आप कोई भी रिलीजन को आपका मैनेज अफेयर, जो भी मैं आपका रिलीजन की कंट्रोल कर सकते हो, तो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 में है आपका 27 में फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ, तो आप जो भी टैक्सेस हैं उसको पे नहीं कर सकते, मतलब रिलीजन पे जो टैक्स लगते हैं वो आप नहीं दे, आपको नहीं देना होगा, तो ये आपका हो गया कोई भी रिलीजन पे फ्रीडम ऑफ टैक्स नहीं दे सकते, नहीं देना है आपको। और आर्टिकल 28 में होगा कि आप कोई भी रिलीजियस वाले, जो भी आप मान लीजिए कि मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, तो उसमें आप जा सकते हैं, और कोई भी अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। आर्टिकल 28 में रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मदरसा हो गया मुस्लिम लोग का, हिंदू लोग का भी अपना बना सकते हैं। और चलते हैं आर्टिकल 29 में, तो ये आर्टिकल 29 है राइट टू, चलिए आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया। इसमें क्या है कि इसमें राइट टू माइनॉरिटीज़ के लिए राइट कुछ दे दिया गया है। आर्टिकल 29 में आपका हो गया कि जो भी माइनॉरिटी के लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को आप प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज को। जैसे कि कोई भी माइनॉरिटी क्या है, जो भी रिलीजियस हो गया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया, रिलीजियस में आपका जो भी माइनॉरिटी हो गया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो माइनॉरिटी है। और आर्टिकल 30 में हो गया आपका कि आप कोई भी माइनॉरिटी अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकती है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकती है, ठीक है। और माइनॉरिटी है जो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है, होते हैं और डिफ्रेंशिएट होता है, उसके हिसाब से माइनॉरिटी बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूरे इंडिया में आपको क्या है कि हिंदू जो है मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में, लेकिन आप जम्मू कश्मीर का बात करोगे तो इसमें क्या है कि मुस्लिम मेजॉरिटी में और हिंदू माइनॉरिटी में, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ मैटर नहीं करता है कि स्टेट लॉ नहीं बना सकती इस चीज़ के रिगार्डिंग, सेंटर ही लॉ बना सकती है। तो ये आपका हो गया। अब मेन आर्टिकल इसमें बचा आर्टिकल 32, जो कि है रीट पावर जिसको बोला जाता है, और इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोला जाता है। आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट आपको जो भी, सॉरी एक मिनट, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
हाँ, सो ये आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कि रिट इशू कर सकती है अपने हिसाब से। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप केस लेकर नहीं जा सकते, या तो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो या फिर हायर कोर्ट में आपको सज़ा मिल चुकी हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहे हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन जब तक आपका ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज नहीं हुआ है तब तक आप मतलब कि मान लीजिए कोई आपको पकड़ लिया ज़बरदस्ती, ये फिर जो भी फंडामेंटल राइट मैंने पीछे बताया आर्टिकल 14 से लेकर 31 तक, तो उसी के लिए आप सिर्फ हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226 और आर्टिकल 32, तो इसको बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था आपको कमेंट में बताना है। तो ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोला गया कि जो भी बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 जिसमें 5 रिट्स है, मतलब कि 5 पावर दिए गए हैं हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में। तो पहला आपका हो गया हैबेस कॉर्पस, तो ये आपका हो गया हैबेस कॉर्पस। इसका नोट्स में आप मैसेज कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर उस पर मैं ट्रांसफ़र या फिर टेलीग्राम पे दे दूँगा। हैबेस कॉर्पस में क्या है कि मीन्स टू बॉडी ऑफ, मतलब कि जो भी बॉडी है उसको बुलाओ, कहाँ तुमने बॉडी डिटेन किया है, कहाँ कैसे है। तो ये जो भी अथॉरिटी जिसके पास होता है उसको टू हैव द बॉडी इसको बोला जाता है हैबेस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। तो ये बॉडी जहाँ पर भी है उसको लाओ, और ये क्या होता है कि जो भी डिटेन किया गया है उसको एक ऑर्डर मिलता है कि आप लेके जाओ, और इसी को बोला जाता है कि बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इसको बोला जाता है। और इसमें पब्लिक अथॉरिटी और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल के, मतलब कि मान लीजिए कि कोई सरकारी संस्थान हो और कोई भी प्राइवेट है उसके लिए भी इशू किया जा सकता है। तो फर्स्ट हो गया आपका हैबेस कॉर्पस, सेकेंड हो गया आपका मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस मतलब होता है टू बी कमांड, मैंडेमस। ठीक है, तो ये कोर्ट क्या करती है कि अपने जो भी ड्यूटी है इशूड बाय अ कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, जो भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनको एक बोलते हैं कि क्या आपने किस हिसाब से ड्यूटी किया। और ये जो मैंडेमस है ये कोई भी प्राइवेट के लिए नहीं वर्क करेगा, तो सिर्फ ये पब्लिक ऑफिसेस में जो भी ऑफिसर हैं उनके थ्रू कि आप हम जो बोल रहे हैं उसको करो, वी कमांड, यही होता है। अब थर्ड चलते हैं, ये आपका हो गया मैंडेमस, और थर्ड हो गया आपका प्रोहिबिशन, मीन्स होता है टू फॉरबिड, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो जो भी मान लीजिए कि ये क्या होता है कि ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं कि हाँ चलो तुम रोको, मतलब कि मान लीजिए कोई डिसीजन देने वाला है हाई कोर्ट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं रोको, तुम इस चीज़ को मत करो। और चौथा होता है सर्शियोरी टू बी सर्टिफाइड, चौथा होता है आपका सर्शियोरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। तो ये दोनों आपको देखिएगा अभी क्वाइट सिमिलर लगेगा, लेकिन इसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस है। तो ये आप लिख लीजिएगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ये हैबेस कॉर्पस, ये हो गया सर्शियोरी, तो ये हो गया टू बी सर्टिफाइड। तो ये होता है हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, इसमें भी होता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ अ पेंडिंग केस एंड, और इसमें क्या है कि इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज वेल। इसमें ये है कि ये मान लीजिए कि कोई जजमेंट आने वाला है तो उसको उससे पहले जो होगा उसमें है प्रोविजन, मतलब कि जजमेंट आने से पहले आई है, लेकिन ये होता है जजमेंट आने के बाद। इसमें होता है कि सिर्फ क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडी के ही अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या है कि कोई भी मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है सर्शियोरी। तो ये आपका हो गया 4, और लास्ट में होता है आपका क्यू वारंटो, 5वां हो गया आपका क्यू वारंटो। ये क्या है कि ये आप किस अथॉरिटी से आप किसी को अरेस्ट किए हो, ये किसी को डिटेन किए हो, तो ये होता है कि आप किस वारंट, जैसे कि आप देखते हो मूवीज़ में वारंट लाए हो वगैरह वगैरह, तो ये वारंट होता है कि आप किस अथॉरिटी से गए। और ये होता है कि इट इज़ ओनली अगेंस्ट अ सब्सटेंशिव ऑफिस क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैचू। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है और एक गवर्नमेंट को लॉ पास करके बनाया गया, तो उसी के खिलाफ ही ये क्यू वारंटो किया जा सकता है। अब आर्टिकल 34 जो आपको भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये होता है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्या होता है कि आपको मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, तो ये मार्शल लॉ किसी भी कोई भी एरिया में अनस्टेबिलिटी है तो उसके हिसाब से मार्शल लॉ आर्मी लगा सकती है, और आर्मी उस एरिया में रहेगा, आर्मी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ होता है। अब चलते हैं, जो ये हो गया कि आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। अब है कि राज्य के भी जो भी नीति निर्देशक तथ्य होते हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, हाँ इसको दिया गया है
और यहाँ याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट ये एब्सोल्यूट नहीं है कि हाँ आपको चलिए मिलेगा ही मिलेगा, तो ये दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। सॉरी। तो ये डीपीएसपी है कि ये कोई एब्सोल्यूट है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉन एब्सोल्यूट बट जस्टिसिएबल इन नेचर होता है। ये डीपीएसपी क्या कि नॉन जस्टिसिएबल है, कि आप इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते इन्फ्रिजमेंट पे। मान लीजिए इसमें कोई जो भी आर्टिकल है वो कोई किसी ने वायोलेट किया है तो इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन जो सुप्रीम आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर वायलेशन हो तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये हो गया आपका जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल का डिफरेंस। अब डीपीएसपी होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट के लिए कुछ नीति निर्देशक है कि हाँ जी आपको ऐसे एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आप ऐसा ऐसा काम करो, जनता के लिए काम करो आप। लेकिन जो स्टेट है वो बाध्य नहीं है कि मतलब कि हाँ आपको करना ही है, तो ये जो है बाइंडिंग नेचर नहीं है स्टेट के लिए। तो ये आपका फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था, तो ये पार्ट 4 में है, आपका पार्ट 4 में है। आर्टिकल इसमें क्या है 36 से लेकर 35 तक है, 12 से 35, इसमें 36 से लेकर 51 तक आपका आर्टिकल्स दिया गया है। तो इसमें जो मेनली आपको पूछता है एक होता है गांधीयन प्रिंसिपल, तो गांधी जी के कुछ प्रिंसिपल इसमें डाले गए हैं। तो आर्टिकल 40 में हो गया कि गांधी जी हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करते थे, कि मतलब कि हाँ नीचे से सरकार हो, ना कि ऊपर से हो, कि ऊपर से कंट्रोल नहीं बल्कि नीचे से गाँव से शहरों से कंट्रोल किया जा सकते। तो ये पंचायत पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो ये जो इनके जितने भी प्रिंसिपल्स थे तो ये पंचायत को हमेशा कंट्रोल देने की बात किया करते थे। तो आर्टिकल 40 में हो गया कि आर्टिकल 40 में कि एक विलेज पंचायत स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी पंचायत। आर्टिकल नंबर 40 में पंचायत है। 43 में जो भी है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। जो भी आपका उस टाइम याद है आपको खादी का पहनते थे, तो गांधी जी खादी का कपड़े पहनते थे, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो भी है उसको प्रमोट करेगी। और क्या है कि 43B ये भी याद रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अभी ऐड किया गया आर्टिकल। और मिनिस्ट्री भी आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री इसी बार 2021 से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी नया मिनिस्ट्री बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आया है पिछले साल यूपीएससी में। तो आर्टिकल 43B में हो गया आपका कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। आर्टिकल 46 में हो गया आपका कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे SC/ST के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे SC/ST के, जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप है उसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। आर्टिकल ओके मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है कि आपका जो भी लिक्विड होगा इंटॉक्सिएशन वाले जो भी होंगे दारू शराब ये सबको गवर्नमेंट बैन करेगी। आर्टिकल 47 में जो भी ड्रग्स हो गया उसको बैन करेगी। 48 में हो गया कि काउ स्लॉटर को बंद किया जाएगा। सॉरी तो ये काउ स्लॉटर इसमें प्रोविजन है कि बंद किया जाएगा। अब है कि इसमें भी 42nd अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें क्या हुआ गया था कि 4 DPSP ऐड किए गए थे। तो आर्टिकल 39 में हो गया आपका जो हेल्थ हो गया और हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए एफर्ट गवर्नमेंट डालेगी, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करेगी। 39A में है कि किसी भी गरीब को जो भी बिलो प्रॉपर्टी लाइक उसको एक लीगल एड या फिर वकील मिलेगा हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये लीगल एड तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 39A और 39 हेल्थ के लिए। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया तो ये आप लिख लेना। 43A में है कि एक और चीज़ आप देखना 43A यहाँ पे A भी जो भी दिखेगा ना ये आर्टिकल जो थे ओरिजिनल थे, और A B C जो भी दिखेगा तो ये अमेंडमेंट करके बना, मतलब कि संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का संशोधन करने के लिए आपको ये सब A B ये सब करके बनाया गया ये सब आर्टिकल, जो कि ओरिजिनली पहले नहीं था। तो 43A में हो गया कि स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए ये आपका हो गया, ठीक है। आर्टिकल 48A में क्या है कि आप करोगे जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके पर्यावरण को इन्वायरमेंट को सुरक्षा करने के लिए आप प्रोविज़न लाओगे, तो ये आप लिख लेना इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ से। आप रिवीजन जितना करोगे, रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, तो ये वही इम्पोर्टेंट है।
अब आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपको पता है 1975 से लेकर 77 के बीच इमरजेंसी लगा था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 352 को तो नेशनल इमरजेंसी लाया था। तो अब इसमें क्या था कि उन्होंने आर्टिकल नंबर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़, मान लीजिए आपके चलो राइट्स मिल गए तो आपको कुछ ड्यूटीज़ भी तो है सरकार एक नेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ ड्यूटीज़ भी निभाने पड़ेंगे कि चलिए ठीक है, लेकिन ये भी क्या है कि ये बाइंडिंग नहीं है। तो आर्टिकल नंबर ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आर्टिकल नंबर 51A में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए थे। तो इस ये है आगे आपका पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी, तो ये पार्ट 4A में, तो ये देख लीजिए ए है, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाया गया था। तो ये हो गया आपका, ओके। तो ये पार्ट 4A में हो गया। तो इसमें भी कुछ कुछ ड्यूटीज़ है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। तो ये जो भी साइंटिफिक टेम्पर याद रखिएगा, ये हो गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल आपको 11 है। तो ये हो गया टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ओरिजिनली क्या था कि रिकमेंडेशन पे 10 था, लेकिन एक अमेंडमेंट करके इसमें डाला गया था। तो ये कब डाला गया था आप बताइएगा। अब चलते हैं कि हम अपने फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो जो भी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन गवर्नमेंट जहाँ से उठ के बने के आती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को पता है 3 होते हैं इसमें। तो इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 होते हैं पार्लियामेंट के पार्ट। तो यही हो गया आपका लोकसभा राज्यसभा, तो इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है। तो इसके कुछ फंक्शंस भी हैं, फीचर्स भी हैं। तो पहले फीचर्स में देख लेते हैं हम क्या है। तो पहला फीचर्स है रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो चुन के आए हैं वही लोग, ये जो एग्जीक्यूटिव है यही देश को चलाते हैं। तो ये नॉमिनेट होके नहीं बल्कि ये चुन के हुए आए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। और दूसरा हो गया कि जो भी मेजोरिटी में पार्टी रहेगी, जैसे कि मान लीजिए अभी बीजेपी मेजोरिटी में है, तो ये बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो ये आपका जो मेजोरिटी पार्टी रूल होगा कि जो भी मेजोरिटी में इलेक्शन में आएगी वही रूल करेगी। तो मेजोरिटी पार्टी रूल। तीसरा में हो गया आपका कि सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दिया गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कि एक कुछ गलती हो जाता है किसी से, तो सब मिलकर लेंगे। मान लीजिए किसी कोई भी मिनिस्टर से एक हादसा हो जाता है, तो कलेक्टिव सबको त्यागपत्र देना पड़ता है, या फिर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो कलेक्टिवली पूरा सरकार गिर जाती है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चौथा हो गया आपका डबल मेंबरशिप। चौथा हो गया आपका डबल मेंबरशिप। पांचवा हो गया कि इसमें एक लीडरशिप पीएम का होगा, ठीक है, पीएम के प्रधानमंत्री के जो भी हो गए लीड करेंगे। और चौथा हो गया आपका ये पांचवा हो गया। और सीक्रेसी भी रहता है, वो सीक्रेसी भी है कि हाँ चलिए सारे जो काम होंगे वो एक सीक्रेटली काम होंगे, ना कि बाहर सबको बता करिए, तो कॉन्फिडेंशियल हो गया। ये आपका 6 फीचर। तो ये फीचर्स कुछ थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अब आते हैं कि देख लेते हैं, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।